जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज का वीडियो कुछ खास इसलिए है, हर हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी युवक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। क्योंकि जब 1971 की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के सामने उसकी क्या ही औकात है, ये लोग अक्सर कहते रहते हैं। तो रियल बात है, इसकी क्या ही औकात रियल बात में है। और 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से धोया, उसकी औकात दिखाई और उसको रियल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, और पाकिस्तान ने दुनिया में हर देश के सामने, सभी के सामने जो भी उससे हो सकता था मदद मांगी, और हमने हर तरीके से उसको नाकाम कर दिया। और फिर भी उसको जैसे प्राण दान देते हैं, इस तरीके से उसको छोड़ दिया। और आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी करते हैं। ये हमारे भारतीय के इंडियन जो जवान है, ये जाबाज जवान है। रियल में आप लोग कहते हैं कि अगर भारत की जो सेना है, दुनिया के जो विकसित देश है, उनकी अत्याधुनिक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के हथियार मिल जाए, और भारत की सेना की जो इंडियन आर्मी है वो किसी भी ऐसे देश को मतलब मिल जाए जिसके पास हथियार हो, या इंडियन आर्मी को किसी विकसित देश के हथियार एकदम से कंप्लीटली मिल जाए, तो हमारी इंडियन आर्मी किसी भी देश को कब्जा करने, उसको हराने, हर चीज में सक्षम है। इसके पीछे अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा हम क्यों कहते हैं। 1971 में सिद्ध कर दिया हमारे भारतीय के उन जाबाज सपूतों ने कि हम किसी से कम नहीं है, और बहुत ही ज्यादा लेवल में आगे हैं। तो दूसरा मैप आपको दिखाएं, यहाँ पे पाकिस्तानी मैप दिख रहा है, और ये पाकिस्तान के मैप से ही यहाँ पे दिख रहा है कि पाकिस्तान किस लेवल पे है। और यहाँ पे हम एक बात कहेंगे, एक मैप डाउनलोड किया हुआ गूगल से है, ये कहीं ना कहीं गूगल की भी कमी हो गई हमको लगता है कि पाकिस्तान का मैप, हालांकि कुत्ते से मैप जो मैच कर रहा है ये मैप, लेकिन पाकिस्तान का जो मैप है इस कुत्ते की जो छवि इसको खराब कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का जो मैप है, कुत्ते की बात हो सकता है लेकिन कुत्ते की तरीके से वफादार नहीं हो सकता। दुनिया में अगर कोई सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो कुत्ता किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। तो ये गद्दारी यहाँ से ही दुनिया भर में उपज होती है। सबसे स्टार्टिंग में भी यहाँ से गद्दारी उत्पन्न हुई थी, आज भी यहाँ से गद्दारी चली आ रही है। तो जो लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो इस वीडियो को रुक के चले जाएं, लास्ट तक देखते जाएं, और जो जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है, वो इस वीडियो को यहीं से एकदम से उनके लिए नहीं बकवास ही रहेगा, वो छोड़ सकते हैं। तो आपको बता दें 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वहीं से बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। पहले क्या थी इसकी कहानी आपको पूरी इस तरह से बता देते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, यानी कि आजाद हुआ था, तुरंत ही बट गया था। तो आपको इस मैप में दिखा दें, चाइना है और उसके जस्ट नीचे हमारा प्यारा सा मुल्क भारत यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंडिया है, ठीक है। और ये आपको यहाँ से इतना पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये पश्चिम साइड में है, ये पाकिस्तान का नक्शा है। और यहाँ पर आपको बांग्लादेश, ये छोटा सा, ये अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश दिख रहा है, ये बांग्लादेश है। हालांकि ये पहले 1971 से पहले 1970 तक ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये दोनों पाकिस्तान ही कहलाए जाते थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन ऐसा इसलिए हो गया, ये दोनों अलग अलग थे। यहाँ के जो लोग थे, थोड़ा जब डिस्टेंस होता है तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहां के रहन सहन, वेशभूषा में परिवर्तन हो जाता है। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बहुत नीच और निम्न स्तर से देखते थे, इनको बहुत भद्दा बोलते थे, बोलते तुम बहुत मतलब कमजोर हो, छोटे बौने टाइप के हो, काले हो, मतलब इस टाइप से बहुत अभद्रता इन्होंने की। सन 1970 की बात है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान है। ये 1970 में प्रधानमंत्री इलेक्टेड हो गए, ये पाकिस्तान के। अब चाहे इसकी बात कर लीजिए, चाहे इसकी बात कर लीजिए, दोनों के पाकिस्तान, दोनों ही पाकिस्तान थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान। ये जब पीएम इलेक्टेड हुए उसके कुछ समय बाद, जैसे इन्होंने 7 मार्च 1971 को एक स्पीच दिया। उस स्पीच में इन्होंने कहा, ये यहाँ पर इन्होंने स्पीच दिया, और उस स्पीच में इन्होंने कहा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है इसको बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश बना के इसको स्वतंत्र किया जाएगा। तो इस भाषण को पश्चिमी पाकिस्तान को ये हजम नहीं हुआ, और इन्होंने आके इनको ये 7 मार्च को इन्होंने भाषण दिया,
और 25 मार्च को 1971 25 मार्च को इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके यहाँ से उनको उठा के यहाँ पाकिस्तान में यहाँ बंद कर दिया गया। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनके प्रोटेस्ट के लिए, इनके बचाव के लिए एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। एक संगठन बनाया गया था जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उनके द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे, सताया जा रहा था, उनका विरोध करने के लिए मुक्ति वाहिनी एक संस्था का गठन हुआ। और जो पश्चिम पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने इसमें कुछ दिया है 30 लाख, ऐसा इतना ज्यादा विद्रोह हो गया, मतलब अपने ही देश के दूसरे टुकड़े में, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है तो उसके भी दो अलग अलग भाग हैं, यूपी अलग है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितने दूर दूर के इनके पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये पश्चिमी जो पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर इसने इतना मतलब इतनी क्रूरता निभाई, इतनी गैर जिम्मेदारी से एकदम दुश्मन की तरह नीचता दिखाई, 30 लाख लोगों का मर्डर कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का। अपने एक देश के भाग के लोग दूसरे भाग को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और 30 लाख लोगों को मर्डर करने के बाद में लगभग 4 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनका इस नीचता के द्वारा, इस जो यहाँ के एरिया के लोग हैं उनके द्वारा बलात्कार किया गया। और सबसे ज्यादा नीचता रही, खुद बलात्कार किया और उनकी बहन बेटियों के सामने करने के साथ उनसे भी जबरदस्ती का बोलो अब मतलब तुम भी इनके साथ बलात्कार करो, इतनी नीचता दिखाई। तो इसी ड्यूरेशन में जब ऐसा मार काट सब कुछ चल रहा था तो उस समय जो बांग्लादेश वर्तमान में है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग 10 लाख के आसपास व्यक्ति भारत में घुस के चले आए कि यहाँ से निकल के यहाँ आने लगे, बोले हमको यहाँ रहने की शरण दी जाए, हम वहां पर नहीं रह सकते, वहां भी मार काट चले। तो उस समय मतलब जो उस समय का समय रहा होगा, उस समय की बात में जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनको देखा नहीं गया, उनको लगा मतलब हमारे पड़ोस के जो मुल्क है, एक मतलब किसी व्यक्ति को वहां को सताया जा रहा है, तो उन्होंने उस समय के जो अपने देश के जो सबसे चीफ आदमी थे उनको कहा कि आप तुरंत पाकिस्तान पे आक्रमण करो, इनको वहां की स्थिति कंट्रोल की जाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं भी हम आक्रमण नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा क्यों कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते हो आप, क्यों मना कर रहे हो। तो देखिए अभी इस समय अप्रैल और मई का महीना चल रहा है, अभी जो ये एरिया पड़ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलाब वाला पानी भराव की ज्यादा स्थिति रहती है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है और ऊपर सूखा मामला रहता है। तो अभी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकते, अगर ऐसी कोई कंडीशन रहेगी तो अभी बचाव करेंगे और नवंबर के साइड में हम आक्रमण करेंगे, इतना कर सकते हैं। अभी कुछ समय के बाद में या बीच बीच में यहाँ पर हम जो उनकी जो मुक्ति वाहिनी जो सेना उन्होंने गठित की है उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, यहाँ पे अपने थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अपने फोर्स यहाँ पर हम रख सकते हैं, थोड़ी सी हम हलचल पैदा कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ से अटैक करेंगे या लड़ाई कर देंगे, अगर यहाँ मारपीट करेंगे, युद्ध हो गया, तो इधर से चाइना वो भी घात लगाए हमेशा रहता है, तो चाइना से युद्ध करना पड़ेगा, इधर पाकिस्तान वाले भी एक तरफ आक्रमण कर देंगे। अब यहाँ भी हमको, यहाँ भी तो पाकिस्तानी है, तो हमको तीन तरफ से युद्ध करना पड़ जाएगा, तो मना कर दिया। अब तक अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया और फिर जो होना था वही हुआ। लेकिन ये हम इंडियन लोग सोच ही रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए, जो उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उसको रोका जाए। लेकिन हम नवंबर दिसंबर तक आक्रमण करते उससे पहले ही पाकिस्तान अपने आप से आग में कूद पड़ा और उसके अंदर कुछ पता चल गया कि इस समय वर्तमान में जो इंडिया की जो सेना है वो ज्यादातर सेना इधर यहाँ पर स्थित है, ये जो पूर्वी पाकिस्तान जो है या कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है यहाँ पर है, और इधर आर्मी कम है, तो ये उसकी नीचता रही है, उनको उनकी मिस थाटिंग रही है कि इंडियन आर्मी कहीं पर भी कितनी भी कम हो, तुमसे तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी। जैसे नहीं चींटियां अपने ग्रुप में कितनी भी ज्यादा हो तो गन्ना तो नहीं खींच के ले जा सकती हैं, तो चींटियां तो चींटी रहेगी। उन्होंने राजस्थान में एक जैसलमेर स्थान है, उस स्थान में उन्होंने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण मतलब उन्होंने राजस्थान साइड में बहुत ज्यादा कई स्थानों पर आक्रमण किया। मोस्टली एक स्थान है राजस्थान में जैसलमेर के पास में एक लोंगेवाला नाम का स्थान है, वहीं पर मोस्टली हमारा जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ हुई। उसमें कहा जाता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी
जिसमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 सैनिकों की, आप समझ सकते हैं वहां पे जो मेजर थे कुलदीप चांदपुरी, आप एक फिल्म देखते होंगे, उस फिल्म का नाम शायद बॉर्डर है। उस बॉर्डर में सनी देओल जो मेजर का रोल निभाते हैं, सेम उसी पे आधारित पिक्चर है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 सैनिकों की एक छोटी भारतीय सेना की टुकड़ी ने 2000 से 3000 लगभग हम कहें तो 2800 के आसपास ऐसे कुछ सूचना मिलती है। 2800 2800 के आसपास पाक सेना थी। आप समझ सकते हैं एक तरफ 120 लोगों की सेना है, 120 लोग हैं, एक तरफ 2800 लोग हैं, तो आप इसको कल्पना कर सकते हैं कितनी ज्यादा डिफरेंट रहा होगा। 2800 उधर हम लोगों के पास सिर्फ साधारण सी बंदूकों के साथ लैस थे। हम तो ऐसे अपनी टुकड़ी वहां रख रहे थे, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था और कुछ युद्ध की रणनीति नहीं थी हमारी। तो अचानक उन्होंने घुसपैठ कर दी और ताबड़तोड़ हमला करने लगे। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान में मतलब 4 दिसंबर 1971 को लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई भारतीय सेनाओं की बहादुरी और रणनीति उपयोग के लिए प्रसिद्ध, जिसमें समय पर हवाई समर्थन के साथ निर्णायक जीत हासिल हुई। अब रात में उस समय एयरफोर्स इतनी हमारी कैपेबल नहीं थी कि रात में भी लड़ाई लड़ सके। हंटर हेलीकॉप्टर हुआ करते थे उस समय, जो कि रात में नहीं फाइट कर सकते थे, रात में नहीं उड़ सकते थे, रात में नहीं लड़ाई लड़ सकते थे। तो उनको 120 लोगों से ही सामना करना पड़ रहा था और उनकी इतनी भारी भरकम भीड़, एकदम टैंकों से लैस, उनके पास बहुत से, आप समझ सकते हैं 45 से ज्यादा टैंक थे। हमारे पास कोई ऐसी कोई विशेष सुविधा नहीं थी, ना ही टैंकों को उड़ाने वाली कुछ विशेष सुविधा। ऐसे गाड़ियों पर हल्की बल्कि चीजें थी जिसको टैंक पे आक्रमण कर सकते थे, लेकिन टैंक को उड़ाने की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन हम लोगों के पास, मतलब इंडियंस के पास कुछ माइंस हुआ करते थे। माइंस थे, माइंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे माइंस होते हैं उसमें बैड कैपेबल होता है, कुछ हल्के कैपेबल के माइंस होते हैं जिनमें कम वजन पड़ते ही वो ब्लास्ट होते हैं, जो कुछ बड़े होते हैं ज्यादा भारी वजन पे ही ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लैंक अगर किसी रास्ते में बिछा दिए जाए तो उस पर गाड़ी कोई भी वाहन चढ़ता है, व्हीकल चढ़ता है, और चढ़ने के बाद जैसे ही उसको जो बैट होता है, वजन होता है, वो आउट होता है तो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, वो ऐसे ही टैंक उड़ जाते हैं। तो कुछ रियल में जो माइंस थे, सबसे पहले आगे लाइन में आगे कतार में कुछ माइंस बिछाए गए और उसके बाद में उनको डराने के लिए खाने के लिए जो टिफिन थे, उन टिफिन को बिछा दिया गया बहुत ज्यादा लाइन में, लंबी कतारों में, ताकि स्टार्टिंग में वो आए तो उनके रियल में टैंक उड़ जाए और वो डर जाए। और इस डर का फायदा उठा के हम पीछे जो हमने खाने के जो टिफिन लगाए हुए हैं उनको भी माइंस ही समझ के वो उसके रेस्क्यू में लग जाए, हमको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। क्योंकि उस समय इंडियंस के पास केवल ये सबसे बड़ा मौका था कि उनको किसी न किसी तरीके से उलझाया जा सके, यहाँ पर रात काट ली जाए, सुबह हमारी आर्मी आके इनको अच्छे तरीके से धो देगी और सारा इनका इलाज कर देगी। यही हुआ, एक टैंक उड़ा, 2 टैंक उड़े, 2-3 टैंक उनके उड़ने के बाद उनको एकदम से अंदर ऐसा फियर हो गया, ऐसा भय हो गया अंदर से, तो वो डर गए कि भैया यहाँ तो टैंक उड़ रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा माइंस बिछे नहीं जा सकते। तो इंजीनियर की टीम बुलाई गई और टीम बुलाने के बाद में उन्होंने तब तक रात में इंजीनियर्स बुलाए और उन माइंस के मतलब जो टिफिन थे उनमें ईंट पत्थर उनको बैटेड कर दिया गया, मतलब भारी वजन में कर दिया गया था, ताकि वो लोग आते और देखते थे ये भी मतलब उसी तरीके से माइंस है, उनको डर के रेस्क्यू करते, जब तक दूर ले जाके उनको साइड में करते। ऐसे करते करते लगभग 5-6 घंटा उनको उलझा दिया और तब तक सुबह के 5-6 बज गए थे। थोड़ा बहुत उन्होंने आक्रमण किया, अत्याचार भी किया, बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। 2800 और 120 जवानों के बीच में जो गैपिंग थी, इतना लॉस नहीं कर पाए हम लोग, बहुत अच्छे से डटे रहे। और जो वहां का जो एरिया था, राजस्थान का एरिया था, वहां पे एकदम से जंगल टाइप का जो एरिया आपको देखने को मिल रहा था, उसमें ऐसी रणनीति बनाई गई थी कि चारों तरफ से इनको घेरा जाए, मतलब पता ही नहीं चल रहा था वो किधर से गोली आ रही। उनको लग रहा था कि जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति हैं, हमको आक्रमण करना चाहिए। तो उनको लगने लगा कि कहीं न कहीं ये जो जानकारी मिली है, कहीं न कहीं गलत जानकारी है, क्योंकि 120 लोग इस तरीके से नहीं घेर के मार सकते, उनपे मार पड़ने लगी। मतलब 120 लोगों
के द्वारा 28 लोग जो एकदम से लड़ने की एकदम पोजीशन में हर हथियार से लैस हैं, वो मार खाने लगे और अंदर से फिर डरने लगे कि हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 120 लोग हमको इस तरीके से नहीं मार सकते, ऐसा नहीं धो सकते जैसे अमरीक जो कुलदीप चांदपुरी जो थे पंजाबी थे, उन्होंने जैसे धोया इनको। हालांकि इस युद्ध के स्टार्ट होने से पहले ही उनको कहा गया था कि भैया आप ऐसा करिए, वापस आ जाइए। ये कुलदीप चांदपुरी जी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर से ही, क्योंकि जो सरदार तो आप समझते हैं किस तरीके से बहादुर होते हैं। कहा कि आप ऐसा करिए, आप बाहर आ जाइए, वापस आ जाइए, क्योंकि उधर से आकस्मिक 2800 की जो आर्मी है, टैंक से लैस है, उसके द्वारा आक्रमण किया गया। आपके पास कोई अत्याधुनिक सारी सुविधाएं भी नहीं है इस समय, और 120 लोग हैं, आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और आप ऐसा करिए वापस आ जाइए, वहां भी आप लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो उन्होंने ये डायलॉग बोल दिया। कहा मतलब नहीं कहते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम गाऊं, ये कहावत है। नहीं, 1.25 से नीचे बातें नहीं करते हैं कि जब 1.25 व्यक्ति से 1 लोग लड़ जाएंगे। अगर हम सरदार हैं तो गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, उनके परिवार से भक्त हैं या सरदार है, नहीं कहते हैं कि हम 1.25 से नीचे बात नहीं करते। 1.25 भी हैं और मैं अकेला हूं तब भी भारी रहूंगा, ऐसा कुछ कहते हुए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और उनको अपनी रणनीति के द्वारा, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, ये लोंगेवाला नाम का स्थान है, यहाँ पे उनको इतना धोया, तब तक सुबह हो गई जब वो माइंस को कलेक्ट करते रहे। और जब सुबह उन्होंने देखा तो कहा मेरे साथ विश्वासघात हो गया, ये तो टिफिन बिछा के रखे, हम तो टिफिन खाना, उनकी जूठन साफ करने लगे। तब तक इसी जूठन के साफ करने के चक्कर में हम युद्ध में हारने भी वाले हैं। ये उसके जब तक आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, और एयरफोर्स ने उनको इतना कूचा, इतना मारा, आप समझ सकते हैं। आप मेरे क्षेत्र में हैं, आप जमीन पे वैसे भी मार खाए हुए हैं रात के, तो एयरफोर्स ने अच्छा खासा उनको धो दिया। और उनके टैंक हैं बहुत से, सारे कुछ उनके ले लिए, आज भी इंडियन के म्यूजियम में रखे हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके ले जाते हैं। यहाँ तक कि अभी ये भी, इसके अलावा उनके इतने भी आर्मी बहुत से लोग जवान जो घायल हुए मरे थे, वो उनको जो लाश है, लाश को लेने तक नहीं है। उनके अंदर इतना फियर बैठ गया, इतना डर गए थे कि कहीं अगर हम लेने जाएंगे तो हमको भी कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो इसी बीच एक उसने और गलती, पाकिस्तान की हमेशा की आदत गलती करते रहना है। उसकी एक ये पीएनएस गाजी, उसकी एक जहाज है, वो सबमरीन है, जो मतलब जहाजों को किल करने वाली, डुबो देने वाली, मारने वाली। तो वहां पाकिस्तान से निकली, उसने सोचा कि हम जो भारत का सबसे बड़ा जहाज जो है इंडिया का, वो INS विक्रांत है। ये पीएनएस गाजी, वो INS विक्रांत, आपको पिक्चर में दिखा दें, ये INS विक्रांत है। ये एरिया में, साइज में, हाइट में, मतलब समुद्र में रहता है, इतना ज्यादा है कि इस पे जो लड़ाकू विमान होते हैं, आप समझ सकते हैं लड़ाकू विमान कितनी स्पीड में आते हैं, उनको कितना रनवे चाहिए होता है। तो इसमें एक नहीं 2000 नहीं, इसमें कई 10, 20, 50 जो लड़ाकू विमान होते हैं इसमें उतरते हैं और अपनी उड़ान भरते हैं, और एक तरफ से उतरते हैं, दूसरी तरफ उड़ान भरते हैं, मतलब बहुत विशाल मात्रा में होता है। इसमें बहुत भारी भरकम आप कोई भी सामान लेके किसी भी समुद्री सीमा तक ले जा सकते हैं और किसी पे आक्रमण कर सकते हैं। ये किसी भी देश के लिए, अगर कहीं धोखे से न हमको पता चलता, ये पीएनएस गाजी के द्वारा ये अटैक करके इसको डुबाया जा सकता था। ये रियल बात है, क्योंकि पीएनएस गाजी अमेरिका का हथियार था, और अमेरिका जो इंडिया के साथ हमेशा से जिस तरीके से उसका व्यवहार रहा है, तो उसने पाकिस्तान को पीएनएस गाजी दिया था इसको मारने और डुबोने के लिए। वो हमको पता चल गया, मतलब हमारे इंडियंस को पता चल गया, और कहीं न कहीं जो उसकी पीएनएस गाजी थी, उसको अगर मारने वाला कोई था तो वो एक चीज थी, उसको मार के गिराने वाला INS राजपूत था। अगर जो पीएनएस गाजी उसकी जो थी, उसको अगर कोई मार सकता था तो INS राजपूत था, राजपूत, INS राजपूत। उस समय दुर्भाग्य ये था कि राजपूत, INS राजपूत था, वो रिपेयरिंग के लिए, मतलब रिपेयरिंग में था, वो आ जा नहीं सकता, उसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, वो जा नहीं सकता था। तो
क्या किया जाए, तो उनको जहां पर वो रिपेयर के लिए पीएनएस राजपूत जहां पर रिपेयर के लिए रखा था, खड़ा हुआ था, वहां पे ऐसी रणनीति बनाई गई थी, ये जो आईएनएस विक्रांत है, ऐसा कहा गया था, ऐसा झूठ बोल के ऐसा माहौल जनरेट कर दिया था कि इंडियंस के जो ऑफिसर्स थे उनको पता था कि इस समय कहीं न कहीं उनकी जो खुफिया एजेंसी है या कुछ मुखबरा लोग हैं, इस टाइप से यहाँ से सूचना तो वहां भेज ही रहे हैं, तो एक ऐसा प्लान किया जाए कि उनको इस तरीके से बहकाया जाए, क्योंकि ये आईएनएस राजपूत है, ये तो मार सकता है पीएनएस गाजी को, लेकिन ये उसके पास जा नहीं सकता, इससे इंजन में तकनीकी खराबी है। तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि जो पीएनएस गाजी है उसको खुद ऐसा कुछ बहकाया जाए कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में आईएनएस राजपूत के पास ले जाया जाए, इसके पास में आते ही उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब ये जो आईएनएस राजपूत विक्रांत है, कहा गया कि कुछ उसमें किसी कहीं पे ट्रिप पे जाने के लिए जहां पे ये खड़ा था उसके पास में वहां पहुंचने की सूचना दे दी गई, वहां के जितने भी मजदूर मछुआरे टाइप के जो भी थे सबको हटा दिया गया, हट जाओ यहाँ से, खाली कर दो, ये बहुत बड़ा जहाज आने वाला, आईएनएस विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा जहाज है, उसमें उनकी ऐसी सारी स्थिति जनरेट कर दी गई, मतलब खाने पीने की, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर सबको छुट्टी पे कर दिया गया कि सभी लोग जाओ अपने अपने घर पे फोन कर दो, एकदम से पूरा माहौल बना दिया। और वहां खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें वहां पे ट्रकों लोड होके आने लगी कि मतलब कहीं मतलब महीनों महीनों के लिए कहीं इसमें सामान लोड होके जाएगा, यहाँ पे आईएनएस विक्रांत आ रहा है। तो ये सूचना तो हमें मिल ही रही थी पाकिस्तान वालों को, तो वो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा हो गई, और जो उसकी पीएनएस गाजी जो, तो वो इसके पास आ गई, और आईएनएस राजपूत उसको मार के डुबोने में कैपेबल था, तो उसके पास आते ही उसको खत्म कर दिया गया था। इसके बाद में जब उसकी पीएनएस गाजी भी डूब गई तो पाकिस्तान के एकदम से पैर कमजोर हो गए, वो लड़खड़ा गया, उसने सोचा हम क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसने अमेरिका मतलब संपर्क किया, वहां से कांटेक्ट किया कि अब ऐसा ऐसा हो गया, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, मतलब भारत पे अटैक करने के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया। अब आप समझ सकते हैं अमेरिका से पंगा लेना तो और उसके साथ लड़ना, तो हम शुरू शुरू में ही आजाद हुए थे, उतनी ज्यादा हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, उतना विकसित नहीं थे, उतने हर चीज अत्याधुनिकता नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने रसिया के पास फोन किया, रूस के पास, और रूस हमारा एक भाईचारे के तरीके से हमेशा से दोस्त रहा है, और सल्यूट करना बनता है रसिया के लिए कि जब जब भारत को किसी चीज की जरूरत पड़ी है, किसी ने साथ दिया ना दिया हो, रूस ने हमारा बड़ा भाई होने के नाते हमको छोटा भाई समझ के हमेशा से उसको मतलब इंडिया को अपना भाई मानता है। रसिया एरिया में बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा भाई है, क्योंकि भारत से कई गुना एरिया में ज्यादा है, पॉपुलेशन में नहीं, अलग बात है, एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए क्षेत्रफल में, जगह में जिसके पास ज्यादा भूमि है वो रसिया ही है। तो उसने पाकिस्तान से कहा, मतलब इंदिरा गांधी से कहा आप टेंशन मतलब मत लीजिए, अगर ये आ रहे हैं अपना 7वां बेड़ा लेके, तो मैं भी आपकी मदद करने के लिए रसिया का 40वां बेड़ा है, वो 7वां बेड़ा लेके आ रहे हैं, 40वां बेड़ा भेज रहे हैं। और उस समय उसके आगे ही उसके अमेरिका के जो 7वां बेड़ा था उसके जस्ट आगे लाके खड़ा कर दिया और कहा कि आप अगर भारत पे आक्रमण करते हैं तो इस आक्रमण को मैं रसिया पे आक्रमण मानूंगा, इसको हम रसिया पे आक्रमण मानूंगा। यहाँ पर रूस ने अपना 40वां बेड़ा लगा दिया, उसके आगे भारत अमेरिका का जो 7वां बेड़ा पहुंचने से पहले ही, और इधर यहाँ टुकुर टुकुर देख रहे थे। और यहाँ पर ये इंग्लैंड ने भी अपना बेड़ा भेज दिया था, ये लोग देखते रहे, और इंग्लैंड ने कहा हम लोग लेट हो गए हैं। और अमेरिका और जो इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में जो अपने अपने नेवी भेज रखी थी हम लोगों को अटैक करने के लिए, तो अब अकेले रसिया को देख के उन लोगों को पीछे भागना पड़ा। और जो जो धमकी अमेरिका ने दी, रसिया ने कहा हम सभी से निपटने के लिए पहले से हम हर तरीके से परमाणु संपन्न अपनी जो सबमरीने, मतलब जो भी हमारे पास नेवी है, सब कुछ सभी से लेस है, आप जैसे लड़ना चाहते हैं वैसे लड़िए, लेकिन आपको इंडिया से लड़ने से पहले हमको लड़ना पड़ेगा, इससे पहले हम आगे आपको नहीं निकलने देंगे।
तो वहां से पाकिस्तान की इतनी करारी हार हुई, लेकिन उसके बाद भी वो मानता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेशरम दुनिया में अगर देश है तो पाकिस्तान ही है। और बात कहां से कहां तक पहुंच गई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपस में मतभेद हुआ, लड़ाई हुई, और हम इंडियंस ने बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए, और बांग्लादेश की मदद करने के साथ साथ हमको पाकिस्तान से लड़ना पड़ा और अमेरिका जैसे देश के साथ भी टक्कर लेनी पड़ी। हम तो केवल मदद करना चाह रहे थे, उस मदद के बदले हमको किससे किससे मतलब कहां से कहानी कहां तक पहुंच सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता।